आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 10th के जितने भी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर हैं वो सारे इस चैनल पे लाया जाएगा, तो आप इससे जुड़े रहें। और साथ ही साथ इस सारे अध्याय का PDF नोट्स भी दिया जाएगा, जिससे कि आप जो है सो अपने नोट्स को आसानी से बना सकते हैं और उसको काम ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बोलते हैं संसाधन क्या है। तो हमारी पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करता है और हम उसको उपयोग करते हैं, सिंपल सी बात है, संसाधन कहलाता है। जैसे कि हो गया मोटर बाइक, ये हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करता है, सहायता करता है और ये हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें ज्ञान अर्जित करना हो तो हम किसका सहारा लेते हैं, तो किताब का सहारा लेते हैं। अब संसाधन के प्रकार, तो संसाधन जो है सो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर कि कहाँ से वो जो है सो उत्पन्न हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, उसके आधार पर दो होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसी प्रकार दूसरा जो है सो समाप्यता के आधार पर, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा या नवीकरणीय संसाधन। तीसरा हो जाएगा मेरा स्वामित्व के आधार पर, जो कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के स्तर पर देखें तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश हो जाएगा। तो हम ये सारे टॉपिक को आराम से विस्तृत से चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो वो हो जाएगा जैव संसाधन। तो जैव वे संसाधन हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, जीव मंडल से मिलता है। अगर कोई जीवित प्राणी के माध्यम से हमें कोई संसाधन उपलब्ध होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, जैव संसाधन बोलेंगे। जैसे कि हम पशुधन ले सकते हैं, अर्थात अगर कोई पशु है तो हमें वहाँ से दूध मिल रही है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया, जो कि कहाँ से मिल रहा है, तो हमें जीव से मिल रहा है। उसी प्रकार कोई वनस्पति ले लीजिए, जैसे कि हो गया ये पेड़, जिससे मेडिसिन बनता है, दवाई बनता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। अब उत्पत्ति के आधार पे दूसरा रूप देखते हैं, जिसका नाम है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से निर्माण होता हो, अजैव संसाधन कहलाता है। जाहिर सी बात है कि जो अजैव, अर्थात यहाँ देखिए ये जो मेटल है वो क्या सजीव वस्तु से बना है, जी नहीं, ये जो है सो निर्जीव वस्तु से बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार चट्टानें अगर ले लीजिए तो वो भी क्या है, निर्जीव वस्तु से बना हुआ है। अब दूसरा रूप हो गया मेरा समाप्यता के आधार पर। जो समाप्यता के आधार पर पहला जो भाग है वो है नवीकरणीय संसाधन। तो वो संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हम अगर किसी संसाधन को उपयोग करते हैं और फिर से वो जो है सो हम भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे फिर से हम प्राप्त कर लें तो वो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, या उसे जो है सो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जल अगर हम जल को बर्फ़ के रूप में उपयोग करते हैं तो वो क्या फिर से जो है सो लिक्विड के रूप में बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। अगर मान लीजिए हम अगर पानी को जो है सो उबालते हैं तो वो वाष्प बनता है, और वाष्प फिर से किस रूप में बन जाता है, तो पानी में ही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश भी है, जो कि नवीकरणीय संसाधन है। ये या समाप्त है, मतलब इसका समाप्त नहीं होता है, या जो है सो पर्याप्त मात्रा में है और वो जो है सो चलता रहता है। फिर अगर समाप्यता के आधार पर देखें तो दूसरा हो गया या नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो एक बार के प्रयोग के साथ ही ख़त्म हो जाए। अगर हम किसी संसाधन को एक बार उपयोग करते हैं और वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, यह नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे कि कोयला ले लीजिए, जीवाश्म ईंधन ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए। अगर हम पेट्रोल जो है सो बाइक में एक बार उपयोग कर लेते हैं तो क्या वो फिर से वापस आता है क्या, बिल्कुल नहीं, वो जो है सो एक ही बार में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर जो पहला है वो है व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्तिगत या निजी संसाधन। मान लीजिए कि अगर कोई फैक्ट्री है
उसका ऑनर, उसका मालिक कोई एक विशेष व्यक्ति है तो उस फैक्ट्री को हम व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे, क्योंकि उस फैक्ट्री का अधिकार जो है किसी एक विशेष व्यक्ति के पास है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आता होगा। अब स्वामित्व के आधार पर देखते हैं तो स्वामित्व मतलब क्या होता है? स्वामित्व मतलब होता है मालिक। स्वामित्व मतलब होता है मालिक। तो हम पहले देखे थे व्यक्तिगत संसाधन, जो कोई व्यक्ति विशेष उसका मालिक हो तो उसको वो बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। उसी बार सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तो वे संसाधन जो किसी विशेष समुदाय के लिए बना हो और वो जो है सो उस समुदाय के सभी सदस्यों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता होगा, तो उसको बोलेंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जैसे मान लीजिए तालाब, तो तालाब अगर कोई जो रूरल एरिया है उसमें क्या होता है, जो तालाब है वो किसी क्षेत्र में बनाया जाता है और वो जो है सो पूरे गांव के लोग उसको उपयोग करते हैं, तो वो जो है समुदाय के लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक शमशान होता है जहाँ पे बनाया जाता है, जिसको मसान घाट भी बोलते हैं, उसमें कोई विशेष वर्ग ही उसको उपयोग करता है, तो ये हम बोलेंगे सामुदायिक, क्योंकि पूरे समुदाय के लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं स्वामित्व का तीसरा रूप राष्ट्रीय संसाधन। बोलता है किसी देश में पाए जाने वाले वो संसाधन जिसका स्वामित्व राष्ट्र हो, अर्थात उसके मालिक कौन है, राष्ट्र हैं, राष्ट्र के वो जो है सो सरकार हैं, तो उसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि यह सड़कें, रेल लाइनें, जल संसाधन आदि। तो क्या सड़कें कोई निजी लोग बनाता है? बिल्कुल नहीं। सड़कें जो होता है वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है और वो जो है सो राष्ट्रीय संसाधन है, वो किसी राष्ट्र विशेष का जो है सो वो संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर चौथा रूप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जिस संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है, मतलब कि अलग अलग देश जो है सो मिल करके अगर कोई संस्था बनाता है, कोई कमेटी बनाता है, तो उसे हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था। और वे जगह या तो फिर वे संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा नियंत्रित किया जाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। जैसे मैं अगर उदाहरण ले तो कोई अगर देश है, अगर कोई देश का तटीय सीमा है तो उससे 200 किलोमीटर, अगर कोई देश है उसका तटीय सीमा से 200 किलोमीटर तक उस देश का अधिकार होता है, और बाकी जो उधर बच जाता है फिर वो जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर मतलब किसी भी संसाधन का किस प्रकार विकास हो रहा है, किस प्रकार उसमें वृद्धि हो रहा है, हम किस प्रकार उसको उपयोग करते हैं, उसके आधार पर देखते हैं। तो पहला हो गया संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, किसी प्रदेश में वो उपस्थित है परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया हो, तो वो जो है सो संभावित संसाधन है। ये संभावना है कि उस क्षेत्र में जो विद्वान संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, उसको हम आगे क्या करेंगे, उपयोग कर सकते हैं, ये संभावना है, तो उसको क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन बोलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान जो कि भारत का एक भाग है, तो वहाँ पे जो रेगिस्तान है वहाँ पे बहुत ही अधिक संभावना है कि अगर पवन चक्र लगाया जाए तो उसके द्वारा जो है सो विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा का जो प्लेट होता है वो लगाया जाए तो उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, वहाँ से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये संभावना है। अब देखते हैं विकसित संसाधन। तो वो संसाधन जिसका सर्वेक्षण अर्थात जिसका जांच पड़ताल हो चुका है और हम उसको अच्छे रूप से उपयोग भी करते हैं, तो वो जो है सो विकसित संसाधन है, उसका पूरी तरह से क्या हो गया, विकास हो गया। जैसे कि हम कोई फसल में आसानी रूप से क्या कीटनाशक का उपयोग कर लेते हैं। ठीक उसी बात देखते हैं विकास के आधार पर हम तीसरा रूप भंडार। तो बोलता है पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है परंतु पर्याप्त तकनीकी के अभाव में। मान लीजिए कि कोई पर्यावरण में कोई चीज़ उपस्थित है, कोई संसाधन उपस्थित है जो कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, लेकिन उसे किस प्रकार जो है सो मानव की आवश्यकता के रूप में ढाला जाए, ये पर्याप्त तकनीक मानव के पास नहीं है, तो वो जो है सो भंडार के रूप में है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम भंडार बोलेंगे, भंडारित संसाधन बोलेंगे। जैसे कि जल से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए
तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है सो मानव के लिए उपयोग हो जाएगा। तो ये संभावना है कि पानी के द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सो निकाला जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर के बना होता है। ठीक उसी प्रकार अगर देखें तो चौथा रूप जो होता है वो संचित कोष होता है, विकास के आधार पर संचित कोष। तो ये भंडार का ही भाग है। ये मान लीजिए संचित कोष है, तो संचित है अर्थात भंडारित है, तो ये जो है सो भंडार का ही भाग होता है। तो अभी हमने संसाधन के प्रकार एवं उसके विस्तृत चर्चा किए। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी मानव क्रियाकलाप होते हैं जिसके द्वारा संसाधन पर प्रभाव डाला जाता है और उसके कारण संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करता है। उसमें से पहला जो है वो बोला कि लालचवश, मतलब किसी भी आदमी के लालच के कारण अत्यधिक साधन का उपयोग करना संसाधन का ह्रास होता है, संसाधन जो है सो ख़त्म हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं कि इसके कारण 2 प्रकार के लोग, एक संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, मतलब कि जिसके पास संसाधन की बहुलता है उसको संसाधन संपन्न कह सकते हैं और जिसके पास संसाधन की कमी है उसको संसाधन विहीन कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा समाज जो है सो गरीब और अमीर 2 में जो है हिस्से में बढ़ जाती है। और संसाधन के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है कि वैश्विक भौगोलिक, पूरा विश्व के जो भूगोल के वायुमंडल का जो स्थिति है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि भूमंडलीय तापन, भूमंडल का क्या होता है, तापन, जो गर्मी होता है, जो तापन होती है, जो तापक्रम होती है वो बढ़ जाती है। उसी पर जो है सो ओजोन परत आप जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरण आता है और इस परावैंगनिक की किरण अगर किसी भी लोग के शरीर पे पड़े तो उसको क्या जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ये ओजोन परत क्या करता है, उस परावैंगनिक किरण को रोकने का काम करता है। तो अगर हम संसाधन का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उसमें ओजोन परत का अवक्षय हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। ओजोन जो परत है उस पर जो है सो असर पड़ता है। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण। बेसिक जाहिर सी बात है कि हम अगर संसाधन के अत्यधिक उपयोग करेंगे, मान लीजिए पेट्रोल उपयोग कर रहे हैं तो उसके द्वारा धुआं निकल रहा है और धुएं से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। फिर होता है भूमि निम्नीकरण। अगर हम अत्यधिक उपयोग करते हैं किसी संसाधन को तो भूमि निम्नीकरण होता है। भूमि निम्नीकरण मतलब होता है कि जो ज़मीन है उसके उपजाऊपन में कमी आना, तो ये भी होता है। अब देखते हैं मेरा लास्ट पॉइंट जो है वो सतत पोषणीय विकास, यानी कि हम इस प्रकार की स्थिति से कैसे बच सकते हैं कि हमारा जो प्रदूषण है वो कम फैले। तो उसके लिए एक पॉइंट दिया जाता है सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी संसाधन को उपयोग करें, किसी भी संसाधन का जो है सो उपयोग करें, लेकिन उसके माध्यम से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ हम इतनी मात्रा में उस संसाधन का उपयोग करें कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसके लिए जो है सो वह संसाधन वह उपयोग रहे, उसकी अवहेलना ना करें। मतलब कि ये ना हो कि हम यह संसाधन उपयोग कर रहे हैं और फिर बाद में जो है हमारा पूर्वज इसको उपयोग ना कर सके। तो इसे हम जो है सो सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो इन माध्यमों के द्वारा हम जो है सो संसाधन का सही प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।